Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 12th Business Studies, Chapter number 2, Principles of Management, Topic Fuels Principle of Management. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले हमें पता होना चाहिए हेनरी फ्यूल है कौन और इन्होंने ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें दिए हैं। टोटल उन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं और हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हेनरी फ्यूल के बारे में और उनके 14 प्रिंसिपल के बारे में। आज की जो क्लास है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 7 प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रही हूँ। 14 प्रिंसिपल एक साथ पढ़ोगे तो मे भी कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। आज मैं पार्ट ए की वीडियो डाउनलोड कर रही हूँ, कल की जो होगी रेस्ट 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो फ्यूल ने दिए उस पर होगी। आज की हम स्टार्टिंग में 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जो कि हेनरी फ्यूल ने दिए हैं। फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं, क्लास 12 में आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं आप लोग नेट की तैयारी, तो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक मिलेंगे। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। 14 प्रिंसिपल्स हैं और ये 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट। हेनरी फ्यूल बिकेम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, याद रखिएगा कि फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स किसे कहा जाता है? हेनरी फ्यूल को। क्यों कहा जाता है? इन्होंने 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे। नंबर 1, ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरल स्किल। इन्होंने बताया था कि क्या डिफरेंस है जब हम टेक्निकल स्किल्स का और मैनेजरल स्किल्स में। दो आप समझ सकते हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हुआ वो टेक्निकल स्किल्स और जहाँ विदाउट टेक्नोलॉजी वर्क हो रहा है मैनेजरल स्किल में डिफरेंस बताया इन्होंने। Second, he identified the main steps in the process of management which are considered as a major function of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. और आने वाली चैप्टर्स जो है हमारे आई थिंक 4th and 5th चैप्टर है जहाँ से हम ये स्टार्ट करेंगे प्लानिंग क्या होती है, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब में एक एक चैप्टर है और हम इन सबका बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप, he developed 14 principles of management which act as a guidelines for a manager to perform activities. इन्होंने 14 principles of management दिए जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन में काफी हेल्पफुल है और एक तरीके की गाइडलाइंस प्रोवाइड करती कि कैसे मैनेजर्स को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए, कैसे उन्हें वर्क करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दीज 14 प्रिंसिपल्स। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ 7 प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं। जो कल की वीडियो होगी उसमें हम रेस्ट 7 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक काफी लेंदी है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आज सिर्फ 7 प्रिंसिपल डिस्कस कर रही हूँ। रेस्ट 7 में कल करूंगी। लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्यूल। डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड into small tasks or units, and instead of assigning the whole work to one person, one task or unit of work should be assigned to one person according to the capability, qualification and experience of the person. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। हमें डिवाइड करना चाहिए स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल टास्क में। इंस्टेड हम एक इंसान पे सारा बर्डन दे, उससे बेटर है कि हम वर्क को असाइन कर दे डिफरेंट पर्सन्स में, उसको डिवाइड करके एज पर टास्क और यूनिट और उनकी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम हर एक इंडिविजुअल पर्सन को वो वर्क असाइन करें। फ्यूल सेड दैट not only in factory work but technical, managerial and skills job should also be divided into small segment for specialization. सिर्फ फैक्ट्री वर्क के लिए नहीं, बाकी अदर वर्क के लिए, चाहे वो टेक्निकल फील्ड से हो, मैनेजरियल हो, कोई स्किल्स जॉब हो, कैसी भी जॉब हो, आपको वर्क को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करना चाहिए जिससे हर एक इंडिविजुअल स्पेशलाइज हो जाएगा उस वर्क में, तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उसका जो आउटपुट होगा वो काफी
काफी इफेक्टिव होगा और काफी बेनिफिटेड होगा, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा आपके वर्क के लिए। तो हमें क्या करना है, डिवीजन ऑफ वर्क ये बताता है प्रिंसिपल कि हमें अपने वर्क को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल यूनिट्स में, टास्क में डिवाइड करके उन्हें डिफरेंट पर्सन्स को असाइन करना चाहिए, हर एक यूनिट को। और जो भी आप पर्सन, जिस भी पर्सन को आप कोई वर्क असाइन कर रहे हो, देखना चाहिए कि कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कैसा है उस पर्सन का, जिससे वो पर्सन क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा उस वर्क में। फॉर एग्जाम्पल, इन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, one person can be asked to cut the wood pieces, one to join them, one to polish, one to give finishing touch to furniture. With this division, each person will become specialized in his part of job and his effectiveness and efficiency improves. क्या हुआ है कि एग्जाम्पल बताया गया कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो एक पर्सन को आपने सिर्फ काम क्या दिया कि आप वुड पीसेस को कट करोगे, अदर पर्सन क्या कर रहा है, उनको ज्वाइन कर रहा है, थर्ड उसको पॉलिश कर रहा है, फोर्थ उसकी फिनिशिंग दे रहा है फर्नीचर को। तो इससे क्या हो रहा है कि वर्क डिवीजन हो गया, हर एक पर्सन को, वो पर्सन उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा और उसकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑलमोस्ट सबको ही लगता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, नहीं, देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अथॉरिटी का क्या मतलब होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तब हमें ये टॉपिक क्लियर होगा, ये पॉइंट क्लियर होगा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वर्क करता है। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। किसी एक इंसान के पास पावर है कि वो डिसीजन ले सकता है, तो उसके पास क्या है, अथॉरिटी है। Responsibility means obligation to complete the job assigned on time। मतलब किसी इंसान ऑब्लिगेसी को कोई काम दिया गया, उसको उस काम को टाइम पे कंप्लीट करना है, वो ऑब्लिगेटेड है, तो वो क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस काम को करके टाइम पे टीचर्स को सबमिट करें असाइनमेंट। टीचर्स के बाद अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि वो कैसे अपनी क्लास को मैनेज करेंगे। So this is the difference between authority and responsibility. According to this principle, there must be a balance between the authority and responsibility. इस principle के according authority and responsibility दोनों बहुत balance way में होनी चाहिए। For example, if a person is given responsibility to produce 100 units in 1 week time, but he is not given authority to purchase the raw material. एक पर्सन है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैंने कि तुम्हें 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है एक हफ्ते में, बट उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो जाके रॉ मटेरियल परचेज करे। इफ देयर इज नो रॉ मटेरियल अवेलेबल ऑन द स्टोर रूम, एज अ रिजल्ट ही कुड कंप्लीट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑन टाइम। इफ देयर इज नो रॉ मटेरियल, अगर कोई रॉ मटेरियल नहीं होगा अवेलेबल ऑन द स्टोर रूम, तो एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट कंप्लीट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। अगर उसके पास रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल होगा तो वो टारगेट कैसे कंप्लीट करेगा 100 यूनिट का। द वर्कर्स कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नॉट कंप्लीटिंग ऑन टाइम। इससे क्या होगा, वर्कर्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने टाइम पे काम नहीं कंप्लीट किया, बिकॉज ही वॉज गिवन ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एंड नॉट द मैचिंग अथॉरिटी टू कैरी ऑन द वर्क। उसे अथॉरिटी नहीं दी गई थी कि वो इस तरीके का काम कैरी करे। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ लेस अथॉरिटी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, अथॉरिटी ना देना, विथ लेस अथॉरिटी रिजल्ट्स इन नॉन कंप्लीशन ऑफ द जॉब। अगर मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी और अथॉरिटी नहीं दूंगी या बहुत कम अथॉरिटी दूंगी, तो जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो जॉब है जो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रिफर्स टू जनरल रूल्स। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, कोई जनरल रूल्स रेगुलेशंस फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बहुत सिस्टमैटिक वे में वर्क करना एक ऑर्गेनाइजेशन में। डिसिप्लिन डज नॉट ओनली मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, बट इट ऑल्सो मीन डेवलपिंग कमिटमेंट इन द एम्प्लॉयज टूवर्ड्स ईच अदर। सिर्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं होता है, बल्कि उसका मतलब ये भी होता है कि कमिटमेंट, आप अपने वर्क के लिए कितने कमिटेड हो, अपने काम के लिए एक दूसरे के लिए कितने कमिटेड हो, ये भी उसका डिसिप्लिन के अंदर आता है। फ्यू इंसिस्ट
that discipline is required at superior as well as subordinate level. फ्यूल ने बोला है कि डिसिप्लिन जो है वो सुपीरियर के साथ साथ सबऑर्डिनेट लेवल यानी कि हर एक इंडिविजुअल लेवल पर, हर एक टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो, हर एक लेवल पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉयज मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट towards the organization by working effectively and efficiently. On the other hand, superiors must also meet their commitments by meeting their promises or increments, promotion, wage revisions, etc. मतलब ये है कि employees के must honor their, ठीक है, अपने कमिटमेंट्स के लिए वो जो भी उन्हें काम किया जाता है वो बहुत इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैरी आउट कर रहे हैं. तो वहीं पे सुपीरियर की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा करे. अगर उन्होंने प्रॉमिस किया अपने एम्प्लॉय से कि उनकी इंक्रीमेंट करेंगे या प्रमोशन करेंगे या उनकी वेज रिवीजन करेंगे, मतलब जो वेजेस उनको पहले मिलते थे उस पर ध्यान देंगे, मे बी वो इंक्रीज करने की बात की उन्होंने, तो उनको भी अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना है. तो डिसिप्लिन, अगर आपने किसी चीज कमिटमेंट की है तो मेक श्योर कि आप उस कमिटमेंट को पूरा कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो. Next, unity of command, one of the important feature, principle of management. According to this principle, an employee should receive orders from one boss only, because if he is receiving orders from more than one boss, then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first. And on the other hand, if employee is receiving orders from more bosses and he gets chance to give excuses by saying that he was busy in executing the orders of other boss. यूनिटी ऑफ कमांड में ये कहा गया है एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करने हैं. अगर एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा तो वो जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि वो कौन से बॉस का ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करे, और इसकी वजह से जो एम्प्लॉय है वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देगा ये बोल के कि वो दूसरे इस बॉस का वर्क के अंडर काम कर रहा था, ये उसका काम कर रहा था, उसका काम कर रहा था. तो यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है कि एक एम्प्लॉय एक ही बॉस से क्या ले, ऑर्डर्स रिसीव करे, एक से ज्यादा बॉस से साथ रिसीव ऑर्डर्स ना करे. मतलब एक एम्प्लॉय का एक ही हेड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट is asked to go slow in production to maintain quality standard by the production in charge, and sales in charge instruct the employee to fasten the production to meet the pending orders. In this situation, employee will be get confused as to whose instructions must be followed by him. एग्जाम्पल में ये समझाया जा रहा है कि एक एम्प्लॉय है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसका प्रोडक्शन मैनेजर जो है इंचार्ज है वो क्या कहता है एम्प्लॉयज को कि आप काम धीरे धीरे स्लोली करो पर क्वालिटी को स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं पे सेल्स इंचार्ज क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयज को कि अपने काम में स्पीड लेकर आओ, फास्ट काम करो प्रोडक्शन, ताकि जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको हम मीट कर सकें. तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉय वो कंफ्यूज्ड हो जा रहा है कि वो प्रोडक्शन इंचार्ज की बात सुने कि सेल्स इंचार्ज की भी. इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. या तो वो प्रोडक्शन इंचार्ज के अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है या सेल्स इंचार्ज के, क्योंकि दोनों बहुत ऑपोजिट वे में बात कर रहे हैं. एक कह रहा है कि स्लो करो, एक कह रहा है फास्ट करो. तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड का इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं, क्लास 12 में आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं आप लोग नेट की तैयारी, तो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक मिलेंगे. वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं. 14 प्रिंसिपल्स हैं और ये 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. कैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड. लेट्स स्टार्ट. हेनरी फ्यूल बिकेम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट. इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, याद रखिएगा कि फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स किसे कहा जाता है, हेनरी फ्यूल को. क्यों कहा जाता है, इन्होंने 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे. नंबर 1, ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरल स्किल.
इन्होंने डिस्टिंक्शन इन्होंने बताया था कि क्या डिफरेंस है जब हम टेक्निकल स्किल्स का और मैनेजरल स्किल्स में, दो आप समझ सकते हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हुआ वो टेक्निकल स्किल्स, और जहाँ विदाउट टेक्नोलॉजी वर्क हो रहा है मैनेजरल स्किल में डिफरेंस बताया इन्होंने। Second, he identified the main steps in the process of management which are considered as a major function of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. और आने वाली चैप्टर्स जो है हमारे आई थिंक 4th and 5th चैप्टर है जहाँ से हम ये स्टार्ट करेंगे प्लानिंग क्या होती है, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब में एक एक चैप्टर है और हम इन सबका बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप, he developed 14 principles of management which act as a guidelines for a manager to perform activities. इन्होंने 14 principles of management दिए जो next subordination of individual interest to general interest. According to this principle, the interest of organization must suppress the interest of individuals or employees. In the organization of all employees are working with the same objective and there is always an objective of organization. इस प्रिंसिपल में कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो सबसे सप्रेस्ड होना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज के साथ, वो कहीं ना कहीं मैच करना चाहिए इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज के साथ। मतलब कि आपका जो भी इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो आपको अपने इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयज को ध्यान में रख के रखना है। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव, हर एक एम्प्लॉय अपने कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, तो देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे एक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का भी होना चाहिए। इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ द ऑब्जेक्टिव फॉर बोथ द ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन then manager must try to reconcile individuals' interest with the organizational goal, and if it is not possible then individual goals must be sacrificed for achieving organizational goals. मतलब ये कहा जा रहा है अगर इंडिविजुअल का गोल जो डायरेक्शन है और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल का डायरेक्शन अगर वो सेम डायरेक्शन है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव्स दोनों के डायरेक्शंस डिफर करते हैं तो काफी प्रॉब्लम मैनेजर फेस करता है। तो मैनेजर को क्या करना होता है, रिकंसाइल करना होता है इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स का, और अगर वो नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को अपने गोल्स के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट बी सैक्रिफाइस्ड, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिविजुअल विल बी एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर। इंडिविजुअल अपने ऑब्जेक्टिव्स को तभी अचीव कर पाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगी, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। लास्ट आज का 7th हमारा remuneration of persons. According to this principle, employees in the organization must be paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction. The remuneration must be just and fair because if employees are underpaid, they will not be satisfied, and an unsatisfied person can never contribute his maximum. कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयज को, जो भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको फेयर पे मिलना चाहिए। अब जो भी उनको सैलरी एंड वेजेस दे रहे हो वो उनके वर्क के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे, वो उतने एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने वर्क को कैरी नहीं करेंगे। तो फेयर वेज इज डिटरमाइंड, जो भी हम फेयर वेज को डिटरमाइन करते हैं वो 3 तरीके से कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज। नंबर 1, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, क्या है, कितनी वेजेस में अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी हमारी फाइनेंशियली में कितना स्ट्रॉन्ग है वो कंपनी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हम क्या रेम्यूनरेशन क्या हम देंगे अपने एम्प्लॉयज को। सेकेंड, बाय कीपिंग इन माइंड मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो मिनिमम वेज एक्ट है गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग इतना तो मिलना ही चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ हमें ध्यान रखना है। थर्ड, द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कंपटीटर्स, जो मेरे ही टाइप के बिजनेस कैरी कर रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयज को कैसा पे कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं सेम लेवल में या कम ज्यादा पे करूंगी, कम पे करूंगी तो ऑब्वियसली मेरे एम्प्लॉयज मेरे वर्क को छोड़ के वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मुझे इन सब चीजों का ध्यान रख के अपनी फेयर वेज रेट को बनाना पड़ता है, फेयर तरीके से बिना
पार्शियलिटी के वेजेस अपने एम्प्लॉयज को देने पड़ते हैं, चाहे वो वेजेस हो चाहे वो सैलरी। आई होप आपको ये 7 प्रिंसिपल फ्यूल के क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आया, कोई पॉइंट आपको नहीं क्लियर है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरे से avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है, वहां पे भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आई होप आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट इट, प्रेस द बेल आइकन। कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। अपनी पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड यस, just a friendly reminder, attitude is a little thing that makes a big difference.